welcome to the second video lesson of grade 7 maths. I am your maths teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. Today we are going to learn about factorization of algebraic expressions, parallel and perpendicular lines and circles. So let's start the video lesson. So first of all, before reading about the factorization of algebraic expression, you should know about what are factors. This is our chapter number 12. So factors are basically that quantities which we obtained by multiplying other two or three quantities. Like if a quantity is obtained by multiplying the other quantities, right? कि कोई एक क्वांटिटी या कोई एक नंबर है मैथमेटिकल नंबर, वो हमें ऑब्टेन हुआ है किस तरह से, बाकी किसी दो नंबर्स को, कोई दो को, तीन को, किसी भी अदर क्वांटिटीज़ को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो देन दीज क्वांटिटीज़ आर नोन एज फैक्टर्स. मतलब दीज क्वांटिटीज़ कौन सी हुई? जिन क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो वो वाली क्वांटिटीज़ क्या हुई, फिर हमारी इटसेल्फ क्या हुए? फैक्टर्स. देन दीज क्वांटिटीज़ आर नोन एज फैक्टर्स. और फॉर्मर क्वांटिटीज़ का मतलब है कि उनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू आनी है ना, तो उस नंबर के जो मतलब वो नंबर हुआ फॉर्मर क्वांटिटी है. फॉर्मर मतलब बनने वाला नंबर. तो उसका जो उसके जो फैक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो वाले नंबर्स फैक्टर हैं उस बनने वाले नंबर के. एग्जांपल है 15 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5. अब जो 15 है दिस इज़ द फॉर्मर क्वांटिटी, और जो 3 और 5 हैं ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है. 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 3 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15. इसके अलावा 15 के और भी फैक्टर्स होते हैं. फाइंडिंग द फैक्टर पेयर ऑफ 15, लाइक ये जो कॉलम बना हुआ है 1 और 5 भी 15 भी होते हैं. मतलब 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा. सेकंड है 2 मल्टीप्लाई 7.5. ये फ्रैक्शन में नंबर है ना, 2 डेसिमल में भी 7.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास 15 आता है. तो मतलब ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो 15 के. इसी तरह से हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं. अब जैसे 47 है, सॉरी ये 49 है, 49 होगा यहाँ पे. दिस वन 49 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7. तो 7 इंटू 7 आर फैक्टर्स होंगे. 7 7 का 49 होता है ना. तो इसके अलावा आपके पास 49 के 1 और 49 हो जाएंगे फैक्टर्स. तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर्स को 2 या 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू आती है, तो जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो फैक्टर्स होते हैं. और जो नंबर आ रहा होता है वो फॉर्मर क्वांटिटी होती है. चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन ऑफ ए ई का मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब फैक्टराइजेशन है क्या है कि ये 2 ये बना हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस 2. मतलब ये 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 है. जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2x प्लस 4. अब ये इस नंबर से ये नंबर बन रहा है और इस नंबर से ये नंबर बन रहा है. मतलब ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये एक कंबाइन नंबर था आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 4. इसको जब हमने फैक्टर्स बनाए, मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक फैक्टर बन गया 2 और एक फैक्टर बन गया एक्स प्लस 2. ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मर क्वांटिटी बनेगी विच विल बी 2x प्लस 4. नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन एंड फैक्टराइजेशन बाय द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स. मतलब वो हमारे पास जो स्क्वायर के फार्मूलाज होते हैं ना, उस तरह से फैक्टराइजेशन होगी. अब फैक्टर्स तो हमने पढ़ लिए क्या थे कि कोई भी नंबर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई किया है तो एक क्वांटिटी बनती है. तो वो जो मल्टीप्लाइंग नंबर्स होते हैं दैट इज़ बेसिकली दी फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर. अब आगे फैक्टराइजेशन क्या है? द प्रोसेस टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज़ नोन एज फैक्टराइजेशन. मतलब फैक्टर्स फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कि फैक्टराइजेशन होती है. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 48 है. 48 के क्या फैक्टर्स, अगर हम 2 बनाए ना, ये ट्री मेथड बोलते हैं इसको. अब 48 से जो बन रहे हैं फैक्टर्स
48 के, एक 8 बन रहा है, एक 6 बन रहा है, राइट। अब 8 के मज़ीद आगे से फैक्टर्स बन रहे हैं 4 और 2, और 6 के मज़ीद फैक्टर्स बन रहे हैं 3 और 2। ये किस तरह से पता चलता है? जब हमने एलसीएम लेनी होती है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से, जब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, ये आपने किया हुआ भी है पहले, एलसीएम और एचसीएफ जो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये उस मेथड से हम फैक्टर्स निकालते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अब 8 से आया हमारे पास 4 2, 6 के फैक्टर्स आए 3 2। वैसे भी ये तो स्मॉल नंबर है 8 और 6, ये तो हमें पता है कि किस किस टेबल में जाता है या किसको मल्टीप्लाई करके आता है। फिर अब जो 4 है उसके आगे और फैक्टर्स बनते हैं 2 और 2, 2 के तो नहीं बनेंगे, और 6 के भी और फैक्टर्स बनते हैं 3 2, और अब 3 के भी और आगे नहीं कोई बनेगा, 2 का भी कोई नहीं बनेगा। तो अब इस तरह से जब हमने 48 को लिखना है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, तो ए मतलब एंड पे जो बचे हैं ना नंबर, बिल्कुल लास्ट पे जाके जो आते हैं वो वाले आपने लिखने हैं। ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये वाले नंबर्स, राइट। तो ये सारा हमने जो काम किया है एंड पे 48 के ये फैक्टर्स निकाले हैं। तो ये सारा क्या प्रोसेस था? ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस था। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 12A, क्वेश्चन नंबर 1, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसको आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अब p² q प्लस pq², ठीक है। अब दोनों टर्म्स में से अब किस तरह से फैक्टर्स बन जाते हैं? अब हमें पता है इसमें कोई स्क्वायर का फॉर्मूला या कोई भी वो ऐसी तो कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है ना, ये प्लस माइनस सेम टर्म्स हैं कि हम इसको प्लस कर लें या माइनस कर लें। तो उसका मतलब है कि हम कुछ सेम ये है कि p और q, और सेकेंड टर्म में भी pq, मतलब pq दोनों में कॉमन है। एक में p² है, सिंपल q है, सेकेंड वाली में p सिंपल है और q पे स्क्वायर है। तो मतलब pq तो दोनों टर्म्स में है। हमने pq उसमें से ये कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से। उसके बाद अब p की पावर 2 थी, राइट। तो हमने जब बाहर लिया एक p की पावर, तो अंदर जो 2 थी, 2 में से एक तो हमने बाहर लिख दी, तो इसलिए p की पावर क्या आ गई? 2 - 1। अब q तो था ये एक, तो वो मैंने बाहर लिख दिया, इसका मतलब है यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा। प्लस फिर इसी तरह यहाँ पे p था, वो मैं बाहर लिख चुकी हूँ, तो यहाँ से p ख़त्म हो जाएगा। q² है, q मैं एक बाहर ले चुकी हूँ, तो 2 में से एक माइनस कितने? q रेज़ टू पावर 2 - 1, राइट। अब नेक्स्ट ये पी क्यू एज इट इज़ हो जाएगा। p की पावर 2 - 1 है, तो सिंपल p मतलब 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 1 आता है, और आपने पावर में 1 अंडरस्टूड होता है, वो लिखना नहीं होता। प्लस q की पावर 2 - 1 तो q, तो ये आंसर हो गया पी क्यू मल्टीप्लाई p प्लस q। आप देखें कि आपके पास अब दो फैक्टर्स अलग अलग बन गए हैं, एक पी क्यू है फैक्टर है और p प्लस q एक फैक्टर है। मतलब p और q कोई भी सपोज नंबर्स हैं दो, तो एक हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आता है, और हम उनको प्लस करेंगे तो एक नंबर आता है, और फिर मतलब उनको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है ना वो बनेगा। यानी कि यहाँ पे तो जनरल फॉर्म गिवन थी ना p² q प्लस pq², तो उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स बने हैं इसके, राइट। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? आपके पास 4a² हमने लिख लिया प्लस 12ab, और हमने 4a² भी लिख लिया और 9b² भी लिख लिया। अब हमें पता है कि इन तीनों में सेम कुछ भी नहीं है। आपके पास यहाँ पे a² है, यहाँ पे ab है, यहाँ पे b² है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4a², यहाँ पे आपके पास 6ab से पहले यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आना है, राइट। उसके बाद 4a² ये वाला प्लस, अब 12ab को हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, 6ab प्लस 6ab और 12ab बन जाएगा, और प्लस 9b²। अब देखेंगे हम कि आपके पास 4a² है और प्लस 6ab है, मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और सेकंड वाली 2 टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है। और ये 4a² है, 6ab है, इसमें से 4 और 6 का मतलब है कि 2 कॉमन आ रहा है। 4 भी 2 का मल्टीपल है और 6 भी 2 का मल्टीपल है, 2 आ गया कॉमन। उसके अलावा a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a आ जाएगा। b इसमें है नहीं है, इसमें है लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे, दोनों टर्म्स में सेम चीज़ें होना ज़रूरी है। 2 है कॉमन। अब जब यहाँ पे 4 था, 2 मैंने लिख दिया है, तो अंदर मुझे कैसे पता होता है कि मैंने 4 को 2 पे डिवाइड करना होता है बेसिकली। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 आता है, इसलिए मैंने अंदर 2 लिखा है ना, क्योंकि 4 में से 2 मैंने कॉमन लिया हुआ था। 2 है, यह आपने पहले काम किया हुआ भी है, 6 में भी किया होगा, 7 में भी अभी हमने चैप्टर नंबर 5 में भी किया था। अब हमने 4a² में से 2a कॉमन लिया तो अंदर 2a रह जाएगा। a अब वही काम हो गया है ना कि आपके पास a की पावर 2 थी, तो मैंने 2 - 1 लिख दिया,
प्लस 6ab में से मैंने 2a कॉमन लिया हुआ है तो 6 को 2 पे डिवाइड किया 3a वैसे ही कॉमन आ गया हुआ है और b आ जाएगा। प्लस अब आपने इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है 6ab प्लस 9b स्क्वेयर। इसमें से 2 तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि 9 है और 9 2 का मल्टीपल नहीं है। 6 भी है तो इसका मतलब है 3 का मल्टीपल 6 भी होता है और 9 भी होता है। हम 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमने b कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे 2a प्लस और 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 और b की पावर 2 है, उसमें से 1 कॉमन ली हुई है तो 2 माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 एज इट इज़ हो जाएगा। ये 2a की पावर 2 माइनस 1 है तो सिंपल 2a प्लस 3b प्लस 3b ये वाला 2a प्लस 3b। आपके पास ये कंडीशन होती है कि ये वाली वैल्यू 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b ये सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका मतलब है आपने ऊपर जो काम किया है या कॉमन लिया वो सही है या जो फैक्टर्स बनाए थे वो सही है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सेम नहीं आ रही हैं, मतलब 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b कुछ भी आ रहा है लेकिन होना सेम चाहिए। इवन साइन भी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दोनों में नहीं सेम हो रही है तो इसका मतलब है आपके फैक्टर्स या आपका प्रोसेस रॉन्ग है, राइट। अब नेक्स्ट है 2a प्लस 3b ये सेम हो गया। अब इसका मतलब है ये भी सेम और ये भी सेम, हम इसको बाहरी कॉमन ले लेंगे 2a प्लस 3b और आपके पास जो ये वाला 2a प्लस 3b है वो दूसरा वाला इधर हो जाएगा। ये एक तो ये वाला जो था हमने ये कॉमन लेके लिख लिया और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है 2a और प्लस 3b वो ये वाला आ गया। तो आपके पास इसमें दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b, ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज इसी तरह से आपके पास जो एक्सरसाइज 12a है, बाकी भी सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, उसमें आपने सिर्फ कॉमन लेना है और फैक्टर्स बनाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12b है, क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज, इसमें भी फैक्टराइज करना है। लेकिन अब इसमें मैंने आपको बताया था ना डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स, तो वो ये चीज़ है कि आपके पास स्क्वायर हो रही हैं, 2 टर्म्स हो रही हैं स्क्वायर और वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनके जो 2 टर्म्स हैं उनके ऊपर है भी स्क्वायर। तो उस पर हमने बेसिकली वो फार्मूला लगाना है जो हमने अपना उसमें फर्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले, राइट। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो तो वो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला मैं इधर मेंशन भी करूँगी, फिर आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब हमने फार्मूला यूज़ करना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपके पास ए यहाँ पे 9x स्क्वायर है माइनस बी जो है वो 25y स्क्वायर है, ठीक है। अपने उस पर फार्मूला लगाना है। अब जो ए है 9x स्क्वायर, ए माइनस बी, अब ये मैं 9x स्क्वायर को किस तरह से लिख सकती हूँ 3x होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और x स्क्वायर दोबारा वही टर्म आ जाएगी। मतलब 9 को भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और 25 को भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो वो 5y होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब ये बन गया आपके पास टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब 3x माइनस 5y इंटू 3x प्लस 5y। तो ये सिंपल आपके पास फैक्टर्स आ गए 2, राइट। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके पास क्वेश्चन है ए रेस टू पावर 8 माइनस बी रेस टू पावर 8। अब इसको आपने देखना है किसके किस तरह से फैक्टर्स बनेंगे। अभी तो ये आपके पास 8 पावर है ना, तो हमने बनाना फार्मूला तो हमने स्क्वायर की पढ़े हैं सारे, तो इसलिए जितनी भी पावर होगी आपने उसको स्क्वायर इस तरह से बना के लिखना है कि बाहर 2 ही पावर रहे, अंदर आप उसके चाहे कुछ भी लिख देंगे, ये बाहर 2 है, ठीक है, क्योंकि हमने तो फार्मूला यहाँ पे स्क्वायर वाला ही पढ़ा हुआ है ना। तो ए 4 रेस टू पावर स्क्वायर माइनस बी 4 रेस टू पावर स्क्वायर, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 दोबारा 8 आ जाएगा। फार्मूला यूज़ किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा ए, अब आपके पास जो यहाँ पे ए और बी हैं वो एक A4 है प्लस B4 और A4 माइनस B4, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में होता है एक दफ़ा माइनस में होता है। अब ये फार्मूला हमने प्लस पे नहीं पढ़ा, सिर्फ माइनस पे पढ़ा है। जो प्लस वाला है ना A4 प्लस B4 वो एज इट इज़ एंड तक आपके साथ चलता जाएगा। जो A4 माइनस B4 है उस पर क्या करना है, फिर फार्मूला लगाएंगे, इसको स्क्वायर की पावर में ब्रेक करने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर इसका भी फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक दफ़ा और एक दफ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब प्लस वाले दोनों टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी, ये प्लस में भी ये भी प्लस में, इस पे आपने दोबारा से फार्मूला लगाना है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो दोबारा से अब आपने इसको एंड पे अरेंज करके लिख देना है a+b a-b a² + b² a4 + b4, मतलब ये आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं। तो अब आपके पास समरी क्या है इसमें, factors are defined as when we multiply two or more numbers we get a new number, then these multiplying numbers are called factors, right? ये जो मैंने आपको बताया कि जो दो मल्टीप्लाई करने वाले नंबर होते हैं। नेक्स्ट इज़ the process to find the factors of any number of or algebraic expression is called factorization। ठीक है, आपके पास जो सिंपल नंबर होता है मैथमेटिकल नंबर्स, उनके भी फैक्टर्स फाइंड करना और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके भी फैक्टर्स फाइंड करना। तो प्रोसेस को हम जो मतलब दोनों में से आप जिसके भी फैक्टर्स फाइंड करें, प्रोसेस यही होता है कि वो फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। अब डू पॉज योर वीडियो, रिवाइज योर चैप्टर नंबर 12। कोई भी क्यूरी है आपको, कोई प्रॉब्लम है आपके चैप्टर में, डेफिनेशंस भी इसमें लिखी हुई हैं चैप्टर के स्टार्ट में बुक में, वहाँ से देखें। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Your book work is complete your book work and do all the questions of exercise number 12A and 12B and check your answers given at the end of your book. Next chapter is chapter number 14, that is perpendicular and parallel lines। या lines क्या मतलब इस तरह से है कि perpendicular lines और parallel lines हैं। अब perpendicular lines कौन सी होती हैं और parallel lines कौन सी होती हैं। पर ऐसी दो लाइंस हैं जिनमें जो आपको ये कट करती हैं इस तरह से 90 का एंगल बनता है ना यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे कट करें तो वो जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं कि एक लाइन आपके पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो और एक लाइन आपके पास बिल्कुल वर्टिकल हो, वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस ये होती हैं, दो लाइंस हैं जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, मीट भी नहीं करती, राइट। तो वो आपके पास पैरेलल लाइंस होती हैं। द लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो आपके पास जो परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस हैं वो ये हैं। अब आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ये वाले जो दो लाइंस हैं ये नॉट पैरेलल है, राइट। उस पैरेलल ये है कि वो उनकी डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, लेकिन वो होंगी बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों एक ही इस तरह डायरेक्शन में जा रही होंगी। इस तरह नहीं है कि ये एक लाइन किधर किस तरह से है और एक किस तरह से है तो हम कहते हैं ये टच तो फिर भी नहीं कर रही तो लेकिन ये पैरेलल है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये देखें, ये पैरेलल, अगर यहाँ पे मैंने दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है, यहाँ पे थोड़ी मैंने टेढ़ी बनाई हुई है, लेकिन है पैरेलल लाइंस। इसी तरह से आपके पास जो ये वाली लाइन है ये नॉट परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसमें आपके पास मैंने कहा है कि एक लाइन बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, एक लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। इसमें तो आपके पास टेढ़ी जा रही है ये लाइन, ये वाली, तो ये 90 का एंगल ही नहीं बनाएगी यहाँ पे, इसलिए नॉट परपेंडिकुलर। ये देखें, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, ये परपेंडिकुलर है। अब मेरे हाल से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर कौन सी हैं और पैरेलल कौन सी हैं, कौन सी लाइंस होंगी, किस तरह से किस शेप में होंगी तो वो परपेंडिकुलर या पैरेलल हैं, और किस शेप में होंगी तो वो परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर लाइन एंड देयर टाइप्स, ट्रांसवर्सल्स, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। अब क्या है, लाइंस और उनके टाइप्स क्या हैं आपके पास। लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, रे होती है, ठीक है। तो वो उनकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि आपके पास फर्स्ट पॉइंट है अ लाइन विच हैज़ टू फिक्स्ड पॉइंट्स। यानी फिक्स्ड पॉइंट का मतलब है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बना हुआ है, यानी कि ये जो इस पर लास्ट पे डार्क हुआ है, फिक्स्ड पॉइंट का मतलब है कि ये इसकी लेंथ इतनी है कि दोनों साइड से हम इसको बढ़ा नहीं सकते। ये पॉइंट ये शो करता है कि जितनी, अगर सपोज़ आपको 3 सेंटीमीटर लाइन गिवन है तो हम 3 ही लगाएंगे और दोनों साइड पे थोड़ा डार्क पॉइंट लगा देते हैं कि वो लाइन की लेंथ इतनी ही है, हम उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो आपके पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट। अ लाइन विच हैज़ 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, यानी कि दोनों साइड पे फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, वो लाइन सेगमेंट होता है। नेक्स्ट है अ लाइन हैज़ 1 फिक्स्ड पॉइंट। ये हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा है, जो सिंपल लाइन होती है उसमें 1 फिक्स्ड पॉइंट होता है। और जो आपके पास एक ऐसी लाइन होती है विच हैज़ 2 मूविंग पॉइंट्स, जैसे ये यहाँ पे बनी हुई है, देखें ये 2 मूविंग पॉइंट है, मतलब ये दोनों साइड्स पे एरो लगे हुए हैं। इसका मतलब है, एरो का मतलब है ये लाइन इस साइड से भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, इस साइड से भी आगे को बढ़ती जा रही है। तो जो ये वाली होती है ना मूविंग पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं ये रे है। क्या है ये, रे है, RAY। और जो ये वाला, जैसे हमने पढ़ा कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये पॉइंट इधर भी फिक्स्ड हो सकते हैं या यहाँ से भी हो सकते हैं, लेकिन एक साइड से ये मूव करता रहना चाहिए।
हम उसको कम ज़्यादा कर सकें। वन फिक्स पॉइंट होगा तो वो लाइन होती है, सिंपल लाइन। क्लियर? अगर कोई लाइन है उसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं तो वो लाइन सेगमेंट है, अगर एक फिक्स्ड पॉइंट है तो सिंपल लाइन है, और अगर दोनों मूविंग पॉइंट्स हैं, फिक्स्ड पॉइंट कोई भी नहीं है, तो वो आपके पास रे है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आ लाइन दैट कट्स टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये आपके पास बनी हुई है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब ये एक लाइन जा रही है ये वाली, ये जो पिछली दो लाइंस बनी हुई है नीचे, उनको ये देखें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट करी है। तो ये इस तरह से जो लाइन ये कट करी है, ये कटिंग लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, जो लाइंस को कट करती है ये ट्रांसवर्सल होता है। और मैंने बोला है आ लाइन दैट कट्स टू और मोर लाइन्स। यहाँ पे तो मैंने अभी 2 लाइन्स बनाई थी ना ये, तो अब मैंने नीचे 3 बनाई हुई हैं कि 3 लाइन्स हैं आपके पास, और उन पे जो लाइन पी क्यू कट करी है वो तीनों लाइन्स को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करी है ये। तो ये भी जो पी क्यू है ये आपके पास ट्रांसवर्सल है, राइट। ये अब 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जितनी भी होंगी। तो उन लाइन्स को जो लाइन कट करेगी इन दिस वे, दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट है द लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर। ये डेफिनेशन है उसकी पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन्स की। द लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट और कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। The lines which make the angle of 90 degree with each other are called perpendicular lines। अब ये देखें, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग मतलब है कि इंटरसेक्ट कर रही है ना एक दूसरे को, तो लेकिन ये परपेंडिकुलर फिर भी नहीं है क्योंकि 90 का एंगल नहीं बन रहा। ये सिंपल पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, मार्क हुआ है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 का एंगल बना हुआ है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर। डिफरेंट तरीके से किस तरह से उनके एग्जांपल दिए हुए, ठीक है। अब बेशक ये थोड़ी टेढ़ी बनी हुई है, लेकिन फिर भी एंगल 90 का पूरा पूरा बन रहा है। जैसे इसमें तो नहीं बन रहा ना, इसमें कहीं से भी एंगल नहीं बनेगा, लेकिन इसलिए ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन ये है कि आपके पास 90 का एंगल बने। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 14, द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी। ये जो साइन बना हुआ है दिस इज द साइन ऑफ एंगल। द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ आर पैरेलल एज शोन इन दिस फिगर 14.13। इफ़ एंगल बी इज 65 डिग्रीज फाइंड एंगल ई। मतलब एंगल बी आपको गिवन है ये 65, और आपने एंगल ई फाइंड करना है ये वाला, और दूसरा कौन सा फाइंड करना है, एंगल एल, ये वाला एल भी फाइंड करना है, ठीक है। और आपके पास ये बताया हुआ है कि जो एंगल ए बी सी है, मतलब ये ए बी सी और एंगल डी ई और एफ, ये पैरेलल हैं। दीज आर पैरेलल शोन इन दिस फिगर। पैरेलल शोन है कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को तो कट नहीं कर रहे हैं। अब सोल्यूशन है, ये हमारे पास जो फिगर बनी हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ। एंगल जो ए बी सी में आपका पास है ए बी सी, ये बी सेंटर में होता है, और वो हमें गिवन है, उन्होंने खुद बना के दिया हुआ है, और गिवन है 65 डिग्री। और एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, क्योंकि दोनों सेम है आपके पास वो दोनों शेप्स। अगर एंगल बी आपके पास 65 है तो इसका मतलब है कि एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। तो वो अगर बी 65 है तो इसका मतलब है एंगल ई भी आपके पास 65 हो जाएगा। फिर उसके ये एंगल 65। अब हमने एंगल फाइंड करना है एंगल एल वाला। अब एंगल एल प्लस एंगल ई ये 180 बनेंगे। मतलब आपके पास जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला, इन दोनों को आप प्लस करोगे और आपके पास 180 बनता है टोटल। तो एंगल एल और एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब वो होता है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कोई आपके पास ट्रायंगल है या कोई एंगल इस तरह से शेप बनी हुई है, और उसमें जो सारे एंगल्स होते हैं वो 3 ही होते हैं मैक्सिमम, या 2 होंगे, तो उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, एंगल एल और एंगल ई इज इक्वल टू 180। एल एज इट इज़ होगा, ई हमें पता है कि बी अगर 65 था तो ई भी हम फाइंड कर चुके हैं, 65 इज इक्वल टू 180। अब एंगल एल इज इक्वल टू 180, 65 प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 65 इज इक्वल टू 115। तो जो एंगल एल है आपके पास आ जाएगा 115।
अब हमने चेक करना है सही है कि नहीं। तो जो हमने ये कंडीशन यहाँ पे लगाई है एंगल एल प्लस एंगल ई इज़ इक्वल टू 180, हम इसमें एल की वैल्यू तो हमारे पास है 115 जो हमने फाइंड किया है, ई भी 65 है, दोनों को प्लस करेंगे दोबारा 180 आ जाता है। इसका मतलब है आंसर सही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 14.14, वो यही वाली जो फिगर थी आपके पास, ये वाली, ये यहाँ पे दोबारा बनी हुई है। इन दिस फिगर ए बी, अब ए बी के ऊपर ये मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, दोनों साइड्स पे मूविंग पॉइंट्स हैं, तो ये क्या हुई, ये रे, मैंने आपको अभी यहाँ पे क्या पढ़ाया, ये अगर कोई ऐसी लाइन है जिस पे दोनों पॉइंट्स मूविंग हैं, राइट, अ लाइन विच हैज़ टू मूविंग पॉइंट्स और नो फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड अ रे। ठीक है, इसका मतलब है जो ये हमारे पास है ये रे को शो कर रहे हैं। तो ए बी भी रे है, और वो ए बी, ये देखा ना, ये ए बी जो पॉइंट्स हैं, ये मैं इनको जितना मर्जी चाहूँ इधर को लंबा कर लूँ, इधर को लंबा कर लूँ, कोई कंडीशन तो नहीं है इन पे। और जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, मतलब वो दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे को पॉइंट किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहे हैं, और सी डी भी आपके पास रे ही है। अब जो पी क्यू है, पी क्यू के ऊपर देखें दोनों एंड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है पी और क्यू जो है वो फिक्स्ड लाइन 1.4 मुझे गिवन है, इसलिए वो फिक्स्ड पॉइंट है, उसको मैं नहीं करूँगी कि पी को मैं इधर को बाहर बढ़ा दूँ, क्यू को इधर बाहर बढ़ा दूँ, नो, मुझे क्वेश्चन में 1.4 गिवन है लेंथ, तो मैं इसको फिक्स्ड पॉइंट ही रखूँगी। तो जो ये आपके पास क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पे, ए बी वही था हमारे पास, तो ये आपने एरो ध्यान से लगाना होता है कि कौन सी लाइन सेगमेंट है, रे है या सिंपल लाइन है, तो उसके मुताबिक आपने इसके ऊपर लाइन लगानी होती है, वो यही शो करती है फिर। अब पी क्यू लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है रे ए बी पे, एंड एल एम भी ये वाला है, ये भी फिक्स्ड एल एम लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है रे सी डी पे। फाइंड क्या करना है आपने, एल एम इफ़ पी क्यू तो आपको दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, वैसे तो ये अंडरस्टूड बात है कि अगर ये 1.4 है तो ये भी 1.4 होगा, लेकिन हमने वर्किंग भी तो करनी है, क्योंकि क्यों भला ये 1.4 होगा, क्योंकि ये ए बी और सी डी आपके पास पैरेलल है ना, तो इसका मतलब है कि अगर वो दोनों सेम पैरेलल जा रही हैं, ये नहीं हो रहा कि वो यहाँ से टेढ़ी हो रही है, तो इसका उनका हम डिस्टेंस भी कम ज़्यादा हो जाएगा, वो पैरेलल जा रही हैं एक ही वे में, इसका मतलब इसके दरमियान हम जितनी भी फिर पी क्यू एल एम कोई भी और जितनी भी ऐसे लाइन्स लगाएंगे उनका डिस्टेंस सेम ही होगा 1.4, राइट। लेकिन हमने रीज़न दे के वर्किंग के साथ आंसर फाइंड करना है। सोल्यूशन है एज इन द फिगर इट इज़ गिवन दैट पी क्यू जो है आपके पास यहाँ पे पी क्यू पे लाइन सेगमेंट है, वो परपेंडिकुलर है ए बी रे पे, और इसी तरह से एल एम लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है रे सी डी पे। तो अब इसका मतलब है जो ए बी है वो तो हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ था उन्होंने कि ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी। उसके बाद पी क्यू लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है, पैरेलल है एल एम के, ये वाला, क्योंकि ये दोनों भी तो किसी पॉइंट पे दूसरे को टच नहीं करेंगी और हैं भी फिक्स्ड इतनी ही, तो पी क्यू अगर 1.4 था तो वही रीज़न आगे कि एल एम भी आपके पास 1.4 होगा, क्योंकि ये दो लाइंस भी आपके पास इस तरह से रेज थी और ये दोनों लाइन सेगमेंट से जो कि फिक्स थी, तो एल एम आपके पास क्या हो गया 1.4। अब समरी, ट्रांसवर्सल लाइंस आर डिफाइंड एज लाइन कट्स two or more lines at different points. This is called transversal. Parallel lines are those which never meet or intersect each other at any point. Right? Perpendicular lines are those which meet each other in such a way that they make the angle of 90 degrees. Next, questions and diagrams of exercise 14 are used to make the study of different types of lines. अब आपने क्या करना है, first of all do pause your video, revise this chapter number 14, then go to your book work, complete your book work and do all questions of exercise number 14, check your answers given at the end of your book. इसी तरह से शेप्स बनी हुई हैं और उनमें आपने ये कंडीशन यूज़ करते हुए आपने एंगल्स या जो भी साइड्स आपको लाइन सेगमेंट जो भी गिव फाइंड करने के लिए दिया गया होगा वो आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, सर्कल्स। ये तो आपको पता होगा सर्कल क्या होते हैं। अब ये जो इसके अंदर डिफरेंट कलरफुल लेबलिंग हुई है, ये सर्कल के जो पार्ट्स होते हैं, सेकेंड क्या होता है सर्कल में, डायमीटर क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कोड क्या होता है, रेडियस, सेंटर, सरकमफेरेंस, तो ये सारा कुछ जो है सर्कल में होता है उसको मैंने मेजर किया हुआ है। अब हम 1 बाय 1 डेफिनेशन भी पढ़ेंगे इसकी और फिर हम इसको देखते हैं इन सब चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल,
लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर सर्कल, सेमी सर्कल, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल क्या है? अ सर्कल इज ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन अ प्लेन। मूविंग ऑन अ प्लेन का मतलब है कि आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसके इर्द गिर्द आप ऐसे मूव करते हो, और एक जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो फिक्स्ड पॉइंट मैं बताती हूँ क्या होता है। अ सर्कल इज ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट ऑन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, वो जो फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द हम मूव कर रहे हैं ना, उस फिक्स्ड पॉइंट से उसकी बाउंड्री, मतलब वहाँ तक जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है, आप किसी भी तरफ डिस्टेंस ले लें। जैसे ये है ए वाला जो पॉइंट है, ये सेंटर है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये उन्होंने कहा हुआ है कि ये जैसे ये ए पॉइंट मूव कर रहा है बी इधर को, अगर ये मूविंग पॉइंट में ये ले लूँ, मूविंग पॉइंट से फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक का डिस्टेंस यहाँ ले लूँ, ये वाला डिस्टेंस मैं इधर ले लूँ, ये वाला डिस्टेंस मैं इधर ले लूँ, कहीं भी ले लूँ, कांस्टेंट मतलब सेम होता है। और इस डिस्टेंस को हम, कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ये रेडियस होता है, ठीक है। मतलब आपके पास सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट से सेंटर से बाउंड्री तक कहीं भी डिस्टेंस आप ले लेंगे वो रेडियस कहलाता है और वो सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। जो डायमीटर है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब पहले तो आपको डायमीटर पता होना चाहिए, द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। अभी तो हमने क्या पढ़ा? रेडियस। अब हम डायमीटर पढ़ते हैं। ये देखें, इसमें ये अगर हमने देखा था कि सेंटर के एक फिक्स्ड पॉइंट से, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से इधर बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस था। अब अगर एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक का डिस्टेंस देखना है बाय पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट से पास करते हैं। ये नहीं कि यहाँ से पास करेंगे, वो कुछ और चीज़ें होती हैं। वो सेंटर से पास करना, इधर को, इधर को, इधर को, कहीं भी जाएंगे लेकिन सेंटर से गुजर के जाना है, तो वो आपके पास डायमीटर बनता है। और इसका मतलब ये भी होता है कि ये रेडियस था और यहाँ से यहाँ तक रेडियस था, मतलब डबल रेडियस होगा तो वो एक डायमीटर बनता है, ठीक है। एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ये डायमीटर था। अब हम यहाँ पे पढ़े थे दी एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। तो डायमीटर के जो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये वो डिवाइड है सर्कल, वो सर्कल को डिवाइड करते हैं इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो और जो ईच पार्ट ऑफ विच, तो एक जो पार्ट होता है अलग अलग, वो क्या होता है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब वैसे भी क्या होता है? सेमी का मतलब हाफ। तो वो जो डायमीटर होता है, कहीं से भी आप ले लेंगे वो डायमीटर, तो वो एक डायमीटर जो है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और उसको हम इट सेल्फ, एक सर्कल को कहते हैं कि वो सेमी सर्कल है, सर्कल का हाफ है। अब नेक्स्ट है अ मूविंग पॉइंट हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन। एक मूविंग, यही मैंने अभी आपको जो बताई है कि एक ये मूविंग पॉइंट है, जो ये बी वाला जो ऐसे मूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। मूविंग पॉइंट हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन, जो ये प्लेन के अंदर हम कोई भी फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, तो वो बेसिकली जो पॉइंट होता है हमारा सेंटर होता है। नेक्स्ट है द मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन इज़ द रेडियस। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो ये मूविंग पॉइंट था ना बी, अब यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट, अब इसका मतलब है कि आपके पास जो एक फिक्स्ड पॉइंट आ गया, उससे जो आपने डिस्टेंस लेना वो रेडियस होगा। फिर अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया था 2 एंड पॉइंट जिसके फिक्स्ड हैं, तो वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल पे कहीं भी आपके 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है वो कोड होते हैं। बट हेयर द कंडीशन इज़ दीज 2 एंड दीज लाइन सेंटर से नहीं पास करनी चाहिए सर्कल के, ठीक है। ये कंडीशन है कि आपके पास ये 2 एंड पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, सॉरी कॉर्ड है। हम ये वाला, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, दूसरा आपका, तो कोड में से आपका वो पास कर रही है, सर्कल के एंड पॉइंट्स को मीट कर रही है, तो ये आपके पास कोड होता है। नेक्स्ट कॉर्ड है कॉर्ड ही, लेकिन कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वही बात आ गई कि अगर यही कॉर्ड आपके सर्कल के सेंटर में से पास करता है तो डायमीटर बन जाता है। लेकिन कॉर्ड जब आपके पास बाउंड्री वैसे साइड से पास होगा तो वो आपके ये वाला, तो ये जहाँ पे मेंशन हुआ है कॉर्ड, वो फिर कॉर्ड होता है सिंपल। सेंटर से पास हो जाए तो डायमीटर हो जाता है। द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो सर्कमफेरेंस होता है। बाउंड्री मतलब ये जो पूरा एरिया होता है, ठीक है,
द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट वुड बी इक्वल टू C इज इक्वल टू 2 pi r. नेक्स्ट, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड सेग. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, सेगमेंट क्या होता है, रीजन का मतलब होता है एरिया, जो सर्कल के अंदर एरिया है, आर्क से और आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से. वो इस तरह से बेसिकली आपके पास शेप बनती है. कॉर्ड हमने पढ़ा था ना, ये होता है इस तरह, अगर कॉर्ड है, ये कॉर्ड और ये आर्क इस तरह, तो ये कॉर्ड और ये आर्क, इसको मिला के जो आपके पास ये वाला पोर्शन होता है ना सारा अंदर वाला, ये सेगमेंट होता है, राइट. द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, आर्क का मतलब है जो थोड़ी सी एक टेढ़ी लाइन लगी होती है वो, और कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और वो आपके पास सेगमेंट बनाती है. अब नेक्स्ट, ये सारी डेफिनेशंस थी जो सर्कल के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 15 इन फिगर. अब 15.6 ये फिगर है. इधर आपके पास आर जो है वो आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्यू. सर्कल है, ओ उसका सेंटर है, पी क्यू कॉर्ड बना हुआ है, पी क्यू के ऊपर लाइन कौन सी है, लाइन सेगमेंट वाली. आर जो है वो पी क्यू का सेगमेंट है, पी क्यू ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ. इफ़ एंगल आर ओ पी मतलब ओ आपको एंगल गिवन है 42 डिग्रीज. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ पी आर. आपने पी ओ गिवन है, आर हमें अंडरस्टूड 90 है, पी आपने बताना है. तो सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. वो वाली कंडीशन हमने अप्लाई करनी है. सोल्यूशन क्या है, गिवन था एंगल आर ओ पी 40 डिग्री, आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. ये सारा कुछ हमें गिवन है. इट मीन्स कि आपके पास अगर आर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे. मतलब परपेंडिकुलर का मतलब है कि आर पे भी 90 का एंगल बन रहा है. परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि उस पर 90 का एंगल बन रहा है. देन एंगल ओ आर पी. अब देखिए आर वाला एंगल जो हम इस तरह से लिखते हैं ना, एंगल ओ आर पी, एंगल आर ओ पी, तो जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, इसका मतलब है एंगल वहाँ पे बन रहा है. यहाँ पे ओ था सेंटर में, तो इसका मतलब है एंगल 40 ओ पे 42 था. यहाँ पे सेंटर में आर है तो इसका मतलब है एंगल आर पे 90 है. अब नाउ कंसीडर ट्रायंगल ओ आर पी. ये ट्रायंगल का साइन है ओ आर पी, ये वाली ट्रायंगल कंसीडर की. अब एज वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हमने तीनों एंगल्स, ये जो मैंने लिखे हुए ना एंगल ओ पी आर, ओ आर पी, आर ओ पी, इसका मतलब है कि ओ वाला एंगल, आर वाला एंगल, पी वाला एंगल, तीनों का एंगल प्लस किया 180. अब एंगल जो ओ पी आर है, पी तो हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज़ आ गया. आर मुझे पता है 90 है, और जो पी है ओ है उस पर मुझे पता 42 उन्होंने दिया हुआ बुक में, इज़ इक्वल टू 180. अब 90 और 42 को प्लस किया 132 इज़ इक्वल टू 180. एंगल ओ पी आर इज़ इक्वल टू 132 प्लस है तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा. इनको माइनस किया तो 48 डिग्री आंसर आ गया. मतलब जो पी पे एंगल है वो 48 है. अब आप चेक करना चाहें, पी पे 48 बना है, ओ पे 42 गिवन था, आर पे 90 है. तीनों को प्लस करोगे आपके पास आंसर 180 बनेगा. इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया वो सही किया है. अब इसमें भी नेक्स्ट आपके पास ये वाली जो शेप बनी हुई है सेकंड वाली 15.17, तो आपने इसमें से फाइंड करना है ए बी. ठीक है, ए बी फाइंड करना है आपने. क्या है इसका कि जो एंगल है आपके पास, एक सर्कल है, ओ सेंटर है, जो ए बी है इसमें भी कॉर्ड है, और ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे. ये कंडीशन है. आपके पास जो डिस्टेंस है ना वो आपको गिवन है ए सी 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, आपने डिस्टेंस बताना है टोटल ए बी का कितना होगा. अब गिवन है ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, वही बात आ गई कि ये ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो इसका मतलब है सी पे 90 का एंगल बन रहा है. उन्होंने बनाया हुआ भी है, ये 90 का एंगल इस तरह से बनता है. फिर ए सी 4 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन था. ए बी हमने फाइंड करना है. ए सी 4 सेंटीमीटर है इतना, और पूरा हमने फाइंड करना है. वैसे तो अंडरस्टूड बात है, परपेंडिकुलर है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. ये 4 है ए सी, तो सी बी भी 4 होगा. 4 और 4 8 होगा, लेकिन हमने वर्किंग भी तो करनी है. अब इफ़ ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, देन सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन ए सी इक्वल हो जाएगा सी बी के. तो जितना ए सी का सी बी, अगर ए सी 4 है तो सी बी भी 4 होगा. ठीक है, तो ए बी कितना टोटल आ गया, दोनों को प्लस करेंगे, ए सी और प्लस सी बी के डिस्टेंस को. ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा.
ए बी का डिस्टेंस। नेक्स्ट समरी है, सर्कल इज ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट ऑन अ प्लेन, क्योंकि एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द आप मूव कर रहे हो किसी एक और पॉइंट को तो आपके पास सर्कल बनता है। द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल मेक्स अ सेमी सर्कल। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्कल। द मूविंग पॉइंट हैविंग सेम डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट वही जो सेम डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन इज कॉल्ड द सेंटर। ये सारी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, इसके अलावा कोड, सेगमेंट भी पढ़ा और सर्कमफेरेंस भी पढ़ा। Again, do pause your video and revise your chapter number 15. Then move to the bookwork, complete your bookwork and do all the questions of exercise number 15 and check your answers given at the end of your book. Hope so हमने क्या पढ़ा है हमने इसमें, होप सो आपको समझ आ गई होगी कि एक हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होती है और किस तरह से हम न्यूमेरिकल नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम फैक्टर्स बनाते हैं। फिर एक हमने पढ़ा अपना जो परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस थी वो पढ़ी, क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं। फिर उसके बाद हमने सर्कल्स पढ़े, उनके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ी। तो अब आप अपनी होप सो आपको ये सारी समझ आ गई होंगी चीज़ें। अब आप अपनी बुक को ओपन करेंगे वीडियो के बाद, उसमें से मैच करें डेफिनेशंस, और सारी डेफिनेशंस बुक पे भी अंडरलाइन करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो आपको ज़्यादा एग्जांपल्स को देखें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।